ये कहाँ पहुँचे? सॉरी। क्या निष्कर्ष निकला? मानव में है बस इतनी सी प्यास, बस जाए हमारे अंतर में विश्वास, बदल जाए हमारा कार्य से व्यवहार, और बस फिर चारों ओर प्यार ही प्यार। मानव में है बस इतनी सी प्यास, बस जाए हमारे अंतर में विश्वास, बदल जाए हमारा कार्य से व्यवहार, और चारों ओर बस प्यार ही प्यार। हाँ जी। अभी ब्रेक के दौरान एक बहन बोल रही थी कि पीछे बच्चे लड़ रहे हैं। हाँ, कहाँ थी? उनको माइक दो। हाथ। हाँ, तो अभी हमारा ब्रेक हुआ, उससे पहले बच्चे पीछे झगड़ रहे थे, तो मैं पीछे गई। दोनों बच्चे इस तरह झगड़ रहे थे, एक किसी का बाल खींच रहा है, किसी का पैंट खींच रहा है। मैंने दोनों को बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन दोनों में से कोई भी बात सुनने को रेडी ही नहीं था। तो इस सिचुएशन में चुप रही, तो दोनों को फिजिकली वो हार्म एक दूसरे को कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन घर पे भी होती है, दो भाई बहन झगड़ते हैं, तो हमें एज अ पेरेंट्स चुप रहना है। लेकिन अगर मामला इस तरह आ जाए तो तब क्या करना चाहिए? तो क्या लगता है, बच्चे ज़्यादा एक दूसरे के सर? ठीक। तीसरा ये हो सकता है कि वो तो मस्ती कर रहे हैं और एक दूसरे को फिजिकली हार्म नहीं पहुंचेगा। हम ही डरे हुए रहते हैं। हमारा डर की वजह से हम बहुत सारी, अब डर की वजह से हम उनके बीच में कूद जाते हैं। आप बच्चों के बीच में कूदो मत, उनको जो करना है करने दो, और तुम्हारा जो करना है खुद सेटल करो, इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, तो ऐसा भी निकाल दोगे तो हो सकता है उससे भी कुछ पॉजिटिव होगा, नंबर एक। नंबर दो, ये हमको अक्सर समाधान की याद तब आती है जब समस्या दिखाई देती है। समस्या दिखाई देती है तो समाधान को समस्या के समय याद करना है कि समाधान पूर्वक जीना ही है, और बीच बीच में कोई परिस्थिति आएगी तो उसको हैंडल कर लेना है। तो हम नासमझी के साथ जिएंगे और समस्या कोई हमारी ज़िंदगी में आए मत। ऐसा हो पाएगा? तो इसका मतलब है कि समस्या आए और समस्या इतनी बढ़ गई है कि टांग का घाव अब नासूर बन गया है। अब आप पूछोगे कि अब समाधान क्या है? अब टांग काटना ही समाधान है। किसी पॉइंट तक कोई भी समस्या जब शुरू होती है तो दुनिया में कोई भी समस्या बड़ी होती नहीं है। जब कोई समस्या शुरू होती है तब कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है, मिस हैंडलिंग उसको बड़ा करती है। इसका मतलब है कि यदि हम परिवार और समाज के रूप में समाधान की एक धारा बह रही है, परिवार में हम माँ बाप समझदारी पूर्वक जीने के प्रयास में हैं, समाज के रूप में इस तरह के कार्यक्रम, शिविर, अध्ययन शिविर, ये जरूरी थोड़ी है निकोरा में होगा, ये हर मोहल्ले में होगा। हर मोहल्ले में रोज़ 2 घंटे बैठेंगे और ज़िंदगी पे चर्चा करेंगे। जिसको समझ में आएगा वो बताएगा, जिस परिवार में अच्छे रिजल्ट आए वो शेयर करेगा, है ना। जिन बच्चों के साथ अच्छे रिजल्ट आए उन बच्चों को सम्मानित करेंगे। तो जब हमारे बीच में वो संस्कार का कार्यक्रम ही नहीं है, समझ का कोई कार्यक्रम ही नहीं है, फिर हम समस्याओं को हैंडल कर लेंगे, इससे होगा नहीं। धीरे धीरे समस्याएं विस्फोटक स्थिति में आती हैं और हम मूक दर्शक बन के केवल विस्फोट होते हुए देखते रहते हैं। तो मेरे को लगता है कि आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह से रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ नहाते हैं, रोज़ कमाते हैं तो घर चलता है, उसी तरह से रोज़ समझने का काम करेंगे, रोज़ जीने का काम करेंगे, रोज़ समाज में उसको शेयर करेंगे, उसका विस्तार करेंगे तो ज़िंदगी चलेगी। झगड़ा होने के बाद आप समाधान ढूंढोगे, ये बहुत काम करता नहीं। समाधान के साथ चला जाए ताकि झगड़ा ना हो।
और छोटा मोटा कुछ असहमतियां हों भी तो उसको हैंडल करने की जगह रहती है। जब दो लोग अध्ययन की जगह में अध्ययन में चल रहे होते हैं, फिर कुछ असहमतियां भी होती हैं तो उस पर बैठ के बात करने की गुंजाइश रहती है। जब दो लोग लगातार प्रतिक्रिया में रहते हैं तो एक दूसरे की सुन ही नहीं पाते हैं। जैसे पति पत्नी हमारे शिविरों में आते हैं, अब एक की सुनो, आपको लगेगा ये एकदम सही बोल रही हैं, सारी गति पलती है, सारी गलती पति की है। फिर पति को अलग से सुनो तो आपको समझ में आएगा ये एकदम सही बोल रहा है, सारी गलती तो उधर ही लगती है। दोनों ही ठीक थे तो प्रॉब्लम क्यों आई? इसका मतलब है कि जब आदमी बता रहा होता है तो अपने इंटेंशन बता रहा होता है, लेकिन अपने इंटेंशन के अनुरूप उसकी योग्यता होती नहीं। जीने जाता है तब वो ऐसा नहीं जी रहा होता है जैसा वो बात करते समय बताता है। इसलिए आप देखोगे कोई दूसरा समस्या में आता है, आप उसको कोई समाधान दे देते हो और वो काम भी कर जाता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो समस्या आती है तो वही समाधान आपके काम नहीं आता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? ठीक हो गया? क्योंकि जब आप दूसरे को बता रहे होते हो उस समय आप नॉर्मल होते हो, आवेश में नहीं होते हो, इसलिए आप सही बात बता देते हो। लेकिन जब आप खुद उस स्थिति में होते हो तो हम आवेश में होते हैं, इसलिए वही चीज़ हमारे साथ काम नहीं करती है। तो इसका मतलब है समस्याएं आएंगी तब समाधान को खोजेंगे, प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे, भूख लगेगी तब खेती करने जाएंगे। क्या ऐसे काम चलेगा? या पहले से फसल ललहाती रहेगी, कमरे धान से भरे हुए, गेहूं से भरे हुए रहेंगे, जब मन करेगा तब खाना बना लेंगे। तो भूख लगेगी तो कुआं खोदने, प्यास लगेगी तो कुआं खोदने जाएंगे, भूख लगेगी तो खेती करने जाएंगे, ये तो भूखे मर जाएंगे। तो लगातार हम समाधान के पैड पे जिएंगे। समाधान है ना, पर्पस भी उतना ही है। झगड़ा हो तब थोड़ी समाधान ढूंढना है, समाधान पूर्वक जीना ही है। तो ऐसा हमको डिज़ाइन को बदलें। तो जो हुआ सो हुआ, चलो एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, चलो अब से समझने का काम करते हैं। बढ़िया। तो जो भी कुछ चर्चा हुई है, देखिए मुझको लगता है कि ये सब चीज़ें जब मैं बोलता हूँ तो आपका ध्यान चला जाता है, लेकिन आपका खुद इसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करना अभी बनेगा नहीं बनेगा। सुनने में अच्छा लगता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम बचपन में थे और एक तारा, मिट्टी का एक तारा बजाने वाला आता था। हम लड़के वो एक तारा खरीद के लाते ही थे, 1 रुपये का मिलता था। तो जब हम बजाते थे उसके बाद वो इतना बेसुरा बजता था, उसको पटक के फोड़ ही देते थे। तो जब मैं ज़िंदगी के तार बजाता हूँ तो आपको संगीत नज़र आता है। जब आप घर जाके बजाओगे ये इतना बेसुरा बजेगा कि आपको कोई विश्वास नहीं होगा कि इससे कोई समाधान हो सकता है। तो थोड़ा सा साधना होगा, मन लगाना होगा, थोड़ा सा कुछ दूर चलना होगा। एक बार वो कॉन्फिडेंस अपने को आ जाता है। कुछ भी काम शुरू करते हैं, शुरू में थोड़ी साइकिल चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, कितना स्ट्रगल सा लगता है, कुछ दिन के बाद आसान हो जाता है। तो मानव व्यवहार दर्शन तक ले जाने की जिम्मेदारी, ये पिछले 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही सत्र को मानव व्यवहार दर्शन तक लेके जाएं। ये गुजरात में पहली बार हो रहा है। और ये इस पीड़ा आपकी तरफ भी है, पीड़ा हमारी तरफ भी है। देखो हम भी मेहनत करते हैं तो इससे हमको कोई आर्थिक अपेक्षा नहीं है। अपने घर परिवार के सारे साधनों को और परिस्थितियों को खींच के सब कुछ हो रहा होता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि कारवां आगे बढ़े। आप भी जब एक शिविर करके और बहुत सारी नई नई चीज़ें सुन के फिर अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाते हो तो आपको ये तो याद रहता है वो 7 दिन, लेकिन वो ज़िंदगी में काम नहीं करता है। तो आपको भी पीड़ा होती है, बल्कि पहले की तुलना में ज़्यादा पीड़ा हो सकती है। पहले तो कम से कम संवेदनहीन थे तो पीड़ा कम होती थी। अब थोड़ी सी संवेदनशीलता बढ़ गई है तो पीड़ा भी बढ़ जाती है। तो आपकी भी पीड़ा कम हो, हमारी भी कम हो, हम सबकी कम हो, उसको लेके ये ऐसा सोचा गया
गुजरात में ही पहले शिविर में ऐसे सुझाव आए, मेरे मन में भी पहले से कुछ चल ही रहा था कि भैया एक शिविर के बाद छोड़ना ठीक नहीं। तो इस बार कम से कम हम मानव व्यवहार दर्शन तक 3 स्टेप तक साथ लेके चलें। 3 स्टेप के बाद फिर अध्ययन का डिज़ाइन बना के आगे चलें। 3 स्टेप आपको लगते हैं किसी चीज़ के बारे में ये स्वीकारने में कि ये मेरे काम की है और मैं अब इस संगीत को मैं बजाना चाहता हूँ। आज दोपहर में ये बात हो रही थी कि अभी तक हमने वास्तव में देखें तो अपने में झांक के हमने ये जिम्मेदारी स्वीकारा ही नहीं है कि ये मोहल्ला भी मेरी जिम्मेदारी है। जो बात वेणु भाई बोल रहे थे कि गांव में एक संबंध था, मैंने वो दिन गांव में देखे हैं जब मेरे को लगता था कि मैं पूरे गांव का बेटा हूं। वो दिन हमने देखे थे। आज शहर में रह के तो हमको लगता है कि घर में ही प्रॉब्लम है। तो जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो इस बात पे हमारा ध्यान जाता है कि 3 स्टेप तक मतलब 6 महीना हमारा साथ चलना हो गया, 2-2 महीने। तो 6 महीने तक आप किसी बात के संपर्क में कम ज़्यादा रहे और उस क्रम में 3 स्टेप में ये भरोसा हो गया कि ये बात मेरे काम की है और इसको समझना। इसलिए कहा कि शिविर मोटिवेशन है, अध्ययन का प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अध्ययन के प्रोसेस की तैयारी के लिए जो अगला सत्र होगा वो मानव व्यवहार दर्शन पे होगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि वाकई में मानव व्यवहार दर्शन को समझने के लिए समझ लीजिए कि हमने 16 दिन पहले लगाए। ये 2 सत्र हमारे इसलिए हुए कि हम मानव व्यवहार दर्शन बुक में प्रवेश कर सकें। बेसिकली वो बुक नहीं है, पूरा एग्जिस्टेंस है। हमने किसी हद तक बाहर से उसको छुआ है। मानव व्यवहार दर्शन में जाएंगे तो बहुत और गहराई से छू पाएंगे। मैं सभा को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और जो गति हमने 2 वर्कशॉप में 2 शिविर के दौरान पाई है वो गति काफ़ी सम्मानजनक है, ऐसा हमारे पुराने मित्र कह रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जो कुछ भी अभी तक चर्चा हुई है इस जगह की अवेलेबिलिटी को लेके, तो एक स्थिति ये बन रही है कि 9 से 16 अक्टूबर 9 से 16 अक्टूबर, क्योंकि उसके बाद ये उपलब्ध है ये जगह अपने को फरवरी में। तो फरवरी एक लंबा समय बीच में गैप हो जाएगा, लगभग 5 महीने का गैप हो जाएगा। 5 महीने में काफ़ी डाइल्यूजन आ जाएगा। तो फिर ये जब आप सभी मित्रों में से कुछ लोगों से चर्चा करके ये स्थिति बन रही है कि 9 से 15-16 9 से 16 अक्टूबर में हम अगला सत्र करेंगे और अगले सत्र करने के आखिरी दिन फिर डिसाइड करेंगे कि आगे की हमारी यात्रा कैसी होगी। तो अगले सत्र में जिन्होंने 2 शिविर किए हैं उससे कम में कोई नया व्यक्ति नहीं आएगा, है ना। कम से कम जिन्होंने 2 शिविर किए हैं वो ही अगले शिविर में आ पाएंगे। कोई आपके बहुत निकट का व्यक्ति, आपके परिवार का व्यक्ति हो जिसके प्रति आपको लगता है कि, है ना, आप बहुत दिल से चाहते हैं कि बहुत आवश्यक है उसका आना, तो इस बीच में फिर आप अजय भाई से बात करके एक शिविर जैसे हमने इस बार ऑर्गेनाइज़ किया था, एक आध शिविर इस तरह से कर लें, एक आध शिविर थोड़ा सा और ठीक कर लें, बाकी आप उसकी मदद करें। तो उस तरह की जिम्मेदारी के साथ कुछ संभावनाओं को सोचेंगे, ठीक है। तो कितने लोगों को लगता है क्या है कि ऑप्शन नहीं है, अब लगने का सवाल नहीं है। तो इसलिए 9 से 16 फाइनल है। तो 9 से 16 के प्रति, है ना, तो 9 से 16 के लिए हम में से कितने लोगों की स्थिति है कि हम कंटिन्यू करना चाहेंगे? 9 से 16, ठीक है। सम्मेलन 18 है, इसलिए हम 16 की दोपहर को यहाँ से कोई ट्रेन पकड़ के निकल लेंगे और यहीं से सीधा अमरकंटक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो बढ़िया है। तो एक काम करिए, ये जितनी चीज़ें हम चर्चा कर रहे हैं, ये जितना हमारा ध्यान जीवन क्रिया पे चला जाता है, जितना ध्यान मानव लक्ष्य पे चला जाता है, जितना जितना सूचना हमारे पास स्थिर होने लगता है और जितनी हमको आवश्यकता लगती है कि मुझको अपने अंदर करेक्शन करना है या मुझको अपनी पूर्णता के लिए काम करना है, उतना उतना ये स्वयं स्फूर्त विधि से होता भी जाता है। ऐसा कुछ
बहुत हिमालयन टास्क है ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, है ना, लेकिन ठीक है, मन लगाने की आवश्यकता तो है ही है। चलिए, तो मैं सोचता हूँ कि सम्मान पे हमने काफ़ी बात की। क्या निष्कर्ष निकला? अभी बातचीत नहीं हुई है, अभी दो लोगों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, तो इतना सारा कहानी हो गया। अब बातचीत होगी तो क्या निकलेगा? बातचीत होगी तो क्या निकलेगा? बातचीत होगी तो इतना ही निकलेगा, या तो समझ के रूप में मैं पाऊंगा कि मेरे लिए सहयोगी हो सकता है या मैं इसके लिए सहयोगी हो सकता हूँ, मिलके कुछ बेहतर सोच सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो मानव मानव के बीच में अभी क्या है, हमारे बीच में बहुत, जिसको कहना चाहिए कि सामाजिक कार्यक्रम खुले भी नहीं हैं। कोई करना भी चाहे तो क्या करे, है ना। कल मेरे को लगता है कि अजय भाई समाज वाले पार्ट को और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को विस्तार से रखेंगे, लेकिन उस क्रम में फिर हम कुछ चर्चा कर पाएंगे कि हाँ, समझने के क्रम में जो हमारी समझ को सहयोग करे, उस क्रम में कुछ भागीदारियाँ हो सकती हैं। हम अपनी जगह में रहते हुए क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे हम उस तरफ काम करेंगे। तो चलिए, हाँ है 105, तो अभी लगभग 105 का डेटा है ना। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि जितने लोगों ने दिया है, आपने सोच समझ के दिया है ना। तो ये एक जिम्मेदारी, अब परिचय शिविर में जब आप कुछ लिख के देते हैं तो हो सकता है आप उतने उसमें भाव बना दे दिया, लेकिन अब हम अध्ययन बिंदु से आगे चल रहे हैं, तो अब ये मानते हुए कि अब आप कुछ लिख के दे रहे हैं तो आपके लिखने का कुछ मतलब है। तो आगे की अपनी जो भी परिस्थितियां हैं, 2 महीने का टाइम अपने पास पहले से है, उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को ऐसा सेट करने की कोशिश करें कि वो टाइम को हम निकाल सकें, है ना। तो इस बार देखेंगे कि 105, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये एक डाटा धीरे धीरे देखने लायक है। पिछली बार 178 ने, हम भी ये डाटा वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज कैसे मूव करता है। जैसे पिछली बार लगभग, यदि मेरी जानकारी ठीक है, कि 280 लोगों का शिविर हुआ। 280 लोगों में से 178 ने इस सत्र के लिए अपना सहमति दिया। उसमें से 112 या 10 के आसपास लोग आ पाए, है ना। अभी 110 उसमें से आए, इसका मतलब है कि यदि 80 मान लिया जाए तो 70 ड्रॉप हुआ। 50 नए आए, लगभग 50-55, तो लगभग ये 165 के साथ ये चला। अभी ये दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए अभी 105 का रजिस्ट्रेशन है, तो इन 105 में से कितना टर्न आउट होता है। तो यदि 105 में से 100 टर्न आउट होता है तो हम ये मानते हैं कि हाँ, अब अध्ययन बिंदु की जगह में जब आके हम कुछ लिख के दे रहे हैं तो उसका मीनिंग कुछ ठोस, ज़्यादा ठोस है ना। फिर भी किसी की कोई परिस्थिति हो ही सकती है, वो अपनी जगह सब ठीक है ही है। तो संभावना है कि हो सकता है इसमें से कुछ पुराने लोग और हैं जो साथ में जुड़ेंगे। हो सकता है ये आंकड़ा 125-50 तक छुएगा, है ना, 150 तक छुएगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं पुराने जो इस यात्रा में साथ मिलकर मदद करेंगे। तो मेरे को लगता है कि ये एक भूमिका है ही है, और उसको हम एक स्ट्रक्चर्ड, तीसरा सत्र करने के बाद उसको स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे कि एक पुराना मित्र 10 नए मित्रों को साथ लेके चलेगा, मेंटर मेंटी रिलेशनशिप बनाएंगे, है ना। तो एक पुराना मित्र जो पहले से इस यात्रा में है, वो 10 नए मित्रों को साथ लेके चलेगा। तो 10 को साथ लेके चलने की जिम्मेदारी के साथ जब हम अपनी गति करेंगे तो ज़्यादा बेहतर गति कर पाएंगे, क्योंकि 10 की गति बनाने की जिम्मेदारी, 10 की गति बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी है। इस क्रम में जैसे ही मैं कोई जिम्मेदारियां स्वीकारता हूं, उस क्रम में मेरा ध्यान समझने की तरफ और बेहतर तरीके से जाता है। तो हम अगले जब मानवता दर्शन करेंगे तो 150 की संख्या है, तो हम 15 ऐसे लोगों को भी चुनना चाहेंगे जो स्वयं स्फूर्ति ये जिम्मेदारी लेंगे कि मैं 10 और लोगों की जिम्मेदारी लूँगा। और शहरों की भौगोलिक स्थितियाँ देखते हुए जो लोग अहमदाबाद में हैं वो अहमदाबाद के लोगों के साथ मिलके वो जिम्मेदारी लें, विश्वनगर वाले विश्वनगर में लें, सूरत वाले सूरत में लें, और 1:10 को मेंटेन करते हुए एक व्यक्ति 10 की जिम्मेदारी लेते हुए अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएगा, उन 10 के साथ मैकेनिज़्म वो कैसे चलाएगा, उसके लिए वो किसकी हेल्प लेगा, ये फिर आपको वर्कआउट करना होगा। इस क्रम में वो कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। देखते हैं
16 अक्टूबर को हम कहाँ पहुँचते हैं? 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे। बढ़िया, सुखद। चलिए, तो इस क्रम में हमने सम्मान को लेकर चर्चा किया। तो अब समझ में आ गया कि सम्मान बेसिकली, शिविर के दौरान हम चर्चा कर रहे हैं कि सम्मान क्या चीज़ है। समाधान पूर्वक सुखी होना और दूसरों के सुखी होने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, इसको हम सम्मान हमने कहा था। अब ये समझ में आता ही है कि मूल्यांकन का मतलब है मेरी उपयोगिता का मूल्यांकन है। तो मेरी उपयोगिता का मूल्यांकन हम कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, है ना। हम शब्द यूज़ करते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ का पता नहीं है तो हम अहंकार को सेल्फ रेस्पेक्ट बोल रहे होते हैं। सेल्फ समझ में आएगा तो सही अर्थों में मेरी उपयोगिता दूसरे को आगे बढ़ाने में कितनी है, ये मेरा सम्मान है। तो जो क्लास में टॉप करता है, सबसे आगे है, उसका सम्मान किया जाए, या क्लास में एक व्यक्ति ने कितने लोगों को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया, उसका सम्मान किया जाए। हमारा पूरा तरीका बदल जाएगा, है ना। हमने टॉपर के नाम पे पूरी क्लास में ईर्ष्या द्वेष फैलाया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम पे पूरी क्लास के संबंध खत्म किए हैं। तो एजुकेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम पे संबंध खत्म किए। राजनीति में धर्म और जाति के नाम पे इलेक्शन में वोटिंग के समय में पूरा संबंध खत्म किए। तो यदि सभी जगह देखें तो हमने हजारों साल की जो कमाई थी उसको ख़त्म करने का काम किया है। जो भी तरीके हमने अपनाए हैं, चाहे वो राजनीति के ढंग से अपनाए हैं, चाहे वो शिक्षा के ढंग से अपनाए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो भी हमारा एक आस्था का धरातल था, उससे जो भी एक संबंध की खुशबू हमारे बीच में बनी हुई है, उसको हम एक सही आधार कैसे दे सकें, एक सार्वभौम आधार कैसे दे सकें, ताकि उसकी लंबाइयाँ बढ़ सकें, उसकी उम्र बढ़ सके, उसको हम ऑब्जेक्टिवली समझ सकें, जी सकें, समझा सकें। तो इस क्रम में सम्मान को लेके सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला इतना ही है कि मैं अपनी उपयोगिता का आकलन कैसे करता हूँ। और सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला यदि सही अर्थों में देखें तो दो लोगों के बीच में कैसे बनता है। देखिए, ए और बी, ये दो लोगों के बीच में रिलेशन कैसे बनता है। ए स्वयं का एक मूल्यांकन करता है, ए। बी स्वयं का एक मूल्यांकन करता है। बी अपने बारे में कुछ मानता है, ए अपने बारे में कुछ मानता है। ए जो अपने बारे में मानता है, बी उसको स्वीकार कर लेता है। ए जो अपने बारे में मानता है, बी उससे सहमत है, और जो बी अपने बारे में मानता है, ए उससे सहमत है। ये बात पहुंची। ए जो खुद के बारे में मानता है उससे बी सहमत है, बी जो खुद के बारे में मानता है उससे ए सहमत है। दोनों खुद के बारे में जो मानते हैं उससे दूसरा सहमत है। फिर ए बी के बारे कुछ मानता है और बी ए के बारे कुछ मानता है। मैं बी के बारे जो मानता हूं, बी उसको स्वीकारता है, और बी ए के बारे जो मानता है, ए उसको स्वीकारता है। तो क्या सेट हो गया? ए स्वयं के बारे कुछ मानता है प्लस ए बी के बारे कुछ मानता है, एक सेट। दूसरा सेट है बी अपने बारे कुछ मानता है और प्लस बी ए के बारे कुछ मानता है। ये दोनों सेट बराबर हो जाएं, इसका नाम संबंध का निर्वाह है। कितना बढ़िया। तो ऐसे हम इतना इंटेंसिव प्रोग्राम के साथ चल सकते हैं। परिवार में बैठ के इन सब मुद्दों पे चर्चा हो सकती है,
पति पत्नी के बीच में बैठ के इन सब मुद्दों पे चर्चा हो सकती है। मैं तुम्हारे बारे क्या मानता हूँ, मैं अपने बारे ये मानता हूँ, जब शादी हुई थी तब मैं अपने बारे ये मानता था, तब मैं तुम्हारे बारे ये मानता था, इतने साल बाद मैं अपने बाद मुझे ये परिवर्तन आया है, इतने साल बाद तुम्हारे बारे मेरी मान्यता में ये परिवर्तन आया है। वो कहेगी मैं तुम्हारी इस मान्यता से सहमत नहीं हूँ, ये वाली ठीक है, फिर उस पर चर्चा होगी। तो हम कितनी चर्चा कर सकते हैं और कितनी सार्थक चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से संबंध में हम बहुत ऑब्जेक्टिवली जी सकते हैं। जैसे जैसे हमको इस संबंध की, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके कहता हूँ कि यदि हमको सिविल इंजीनियरिंग समझ में आई है तो हमने ये इतना मैथमेटिकल डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये श्री यंत्र के डिज़ाइन को बिल्डिंग में इम्प्लीमेंट कर देना, ये एक सिविल इंजीनियरिंग का एक नमूना है ना। पोषक जी बता रहे थे कि इसमें केवल 0.5 mm का एरर है। इस बिल्डिंग में श्री यंत्र का जो मैथमेटिक्स है उसमें 0.5 mm का एरर है। कई 100 फीट की लंबी बिल्डिंग जिसमें केवल 0.5 mm का एरर हो। तो यदि मैं सिविल इंजीनियरिंग की समझ रखता हूं तो मैं एक ऐसे टेक्निकल डिज़ाइन को डिज़ाइन कर सकता हूं और उसको ज़मीन पे उतार सकता हूं। तो यदि हम एक सुंदर मकान बना सकते हैं, इतनी सुंदर टेक्निकली बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, तो क्या हम जिंदगी डिज़ाइन नहीं करेंगे? तो जिस तरह का अधिकार हमारा फिजिकल चीज़ों पे आया है, उसी तरह का अधिकार ऑब्जेक्टिवली हमारा जिंदगी पे भी आ सके तो हमको जिंदगी जीने के प्रति विश्वास आएगा। तो सही अर्थों में परिवार और समाज खड़ा होगा। फिर बाजार समाज के लिए होगा, राजनीति समाज के लिए होगी, धर्म समाज के लिए होगा। अभी स्थिति कैसी है? अभी सब कोई समाज को शोषण करके अपनी अपनी दुकान चलाना। शिक्षा समाज का शोषण करेगा, राजनीति समाज का शोषण करेगा, धर्म समाज का शोषण करेगा, बाजार समाज का शोषण करेगा। क्योंकि हम माँ बाप जिम्मेदार नहीं हैं। हम माँ बाप अपने परिवार की जिम्मेदारी समझ के रूप में, विज़न के रूप में जो जिम्मेदारी हमको लेनी है उसकी तैयारी हमारी नहीं है। तो किसी दूसरे को दोष देना बेकार है। हमारी तैयारी नहीं है इसलिए कोई हमको ऐसा कर लेता है। तो ऐसा हमारा ध्यान जाता है तो एक हम बिल्कुल मैथमेटिक्स के रूप में ज़िंदगी को देख सकते हैं, है ना। और इन सब पे हम बहुत ठीक से बात कर सकते हैं। चलिए, बोर्ड साफ बात की। तीसरा, स्नेह। स्नेह क्या चीज है? अभी का स्नेह कैसा है? अभी स्नेह किसको बोलते हैं? हैं? किसको बोलते हैं स्नेह? हैं? एक जो लगाव होता है हाँ, सर पे हाथ घुमा देने से लगाव हो जाता है। हाँ, इमोशंस को पैम्पर करते हैं। नहीं तो कैडबरी देने से स्नेह पूरा हो जाता है। कैडबरी स्नेह अभी तो प्रूव कर देता है। कैडबरी नहीं दिया तो आपस में कोई स्नेह नहीं। नहीं, कैडबरी की बात नहीं है। मतलब वही कि जो इमोशंस है आपके अंदर के, जो भाव अभी तक वाले भाव, उसको कोई बोले कि हाँ भाई इसका भाव सही है। जैसे माँ का बेटे के लिए होता है तो माँ को यही होता है कि भाई मैं इसको इतना प्यार करती हूँ मेरे बेटे को, तो वो समझे। ममता क्या होता है? वही ममता हो गई ना। वही ममता होता है। वात्सल्य क्या होता है? उसके में वो जो क्रिया का हो गया, सब अभी तो एक ही है। अभी के लिए सब एक ही है। इमोशंस में सब कुछ आ गया। मतलब ये
वात्सल्य, प्रेम, ममता, उदारता सब। हमारी हालत ना वो है जैसे वो बाकी कम्युनिटी वालों को सारे सरदार एक जैसे ही दिखाई देते हैं। और सरदारनी कभी गलती नहीं करती। है हाँ, अब किसी के यहाँ 200 गाय हैं तो उसको लगता है सारी शक्ल एक जैसी होती है, पर ग्वाला पहचानता है सबकी शक्ल अलग अलग। तो इसका मतलब है कि भाव के संसार पे अभी हमारी कोई पकड़ ही नहीं है, कोई जीने की कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए हमको सब कुछ एक ही जैसा लगता है। इससे ये सिद्ध होता है ना, जबकि खाने के बारे में सुखड़ी ये एक एक चीज़ का प्रिसाइज नाम है। वहाँ ऐसा नहीं बोल रहे हैं सब एक ही नमकीन सब एक ही टाइप के हैं, ये मीठे सब एक ही टाइप के हैं, वहाँ ऐसा नहीं बोल रहे हैं। और मोटा मोटी ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत अल्टरेशन कर दिया तो उसके नाम है ना। दाल बनाई उसमें रोटी उठा के डाल दिया तो बोले हाँ वो कुछ और हो जाता। पूर्णता के अर्थ में परस्पर सहयोगी होने का भाव। मानव है तो पूर्णता उससे नहीं छूटेगा, है ना। मानव का मूल रूप विचार है और उसका सारा मूल रूप उस पूर्णता के लिए है। तो पूर्णता के लिए परस्पर सहयोगी होने का भाव, इसलिए विश्वास को बोला आधार मूल्य, और स्नेह जो है सभी संबंध में कॉमन हो जाता है, मित्र भाव है ये। ममता, ममता बताओ भाई, माँ लोगों ममता बताओ। है ममता है मम यंस मेरा, अपनेपन की स्वीकृति। तो अपनेपन की स्वीकृति भाव तो उस परिभाषा तो ठीक है। अब अपने ही पता नहीं है तो फिर परिभाषा का क्या होगा। तो ये कहाँ जाके डूबा, मैं शरीर हूं तुम भी शरीर हो। तो बेशक परिभाषा आसपास है लेकिन तो भी पूरा नहीं पड़ा। तो ममता को और थोड़ा सा यहाँ कहा, थोड़ा उसके अर्थ में गए तो कहा ज्ञान की रोशनी में शरीर के पोषण की जिम्मेदारी का भाव। ज्ञान की रोशनी में शरीर के पोषण की जिम्मेदारी का भाव। कितनी चीजें आ गई इसमें, ज्ञान की रोशनी, शरीर का शरीर पोषण है और उसकी पोषण की जिम्मेदारी, पोषण की जिम्मेदारी का भाव। तो ममता मूल्य स्थापित हुआ। वर्तमान स्थिति कैसी है, वर्तमान स्थिति में ममता भाव कैसा है? ज्ञान की रोशनी निकल गई, अब क्या बचा? शरीर का पोषण बचा है।
मैं छोटे बच्चों के साथ एक शिविर कर रहा था, तो उसमें मैंने कहा कि अब कैसा हो रहा है, तो उन्होंने जो बताया वो भाषा, भ्रम के अंधेरों में शरीर के शोषण की जिम्मेदारी का भाव, बच्चों की दी हुई परिभाषा है। क्योंकि माँ के प्यार को बच्चों ने झेला है, उसको माँ का जो ममता का भाव है, अक्षय बल शक्ति, वो किसी एक में ही सारी लग जाती है। तो माँ को लगता है बस 4 साल में ये 16 साल जैसा दिखने लगे। ठीक है, तो वही है, ये 7th 8th वही ग्रुप है, है? अरे वो मत लिखवाओ, है? तो नॉर्थ इंडिया में ममता मतलब दूध, दूध, तो दूध का चलन बहुत, मतलब ग्राम, बेसिकली एग्रीकल्चर बहुत, ज़मीन बहुत अच्छी है और एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है, तो खेती पशु यही मेन काम वो है। तो 1 साल में गांव में रहा छोटे समय में, तो हमारी दादी बहुत प्यार करती थी, तो उसका ममता भाव है ना। तो गांव में पहले वो पीतल के इतना बड़ा बर्तन होता था, उसको बेला बोलते थे, पीतल का बेला, उसमें चम्मच और चमची की बीच का एक साइज होता है, चम्मच बड़ा वाला, चमचा बड़ा वाला होता है, सब्जी बनाते हैं, एक चम्मच होती है चीनी वाली, इन दोनों के बीच का एक साइज होता है। तो नीचे पालथी मार के बैठ जाती थी और हमको यहाँ टांग पे रखती थी और ऊपर से दूसरी टांग, ठीक। अब इतनी मोटी टांग आके शरीर पे पड़ेगी, वो भी मेरा पतला दुबला शरीर, ठीक। अब उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते ना, हिल डुल नहीं सकते, और ज़्यादा हिले डुले तो एक मोटा वाला हाथ ऊपर से, अब रोना शुरू, बच्चा तो रोएगा, अब जैसे ही रोएगा वो मुंह फाड़ेगा, जैसे ही मुंह खोला स्वाहा। अब दूध ना अंदर जाते समय अटकता है, जब रोता रहता है बच्चा तो गल 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 गल, फिर सांस नहीं आती है, सांस लेने के लिए फिर मुंह खोलता है, जैसे ही आ किया स्वाहा। अब ये बेला खाली होने तक ये कर्मकांड चलेगा, आंख से आंसू और बीच में एक आधा हाथ और पड़ गया, है ना भाई साहब। जब ये कर्मकांड खत्म होता है तो उसके बाद शरीर पसीना पसीना, एक आध जगह मार पड़ गई। अब ये दूध में, दूध पिलाते समय हार्मोन तो डर के मारे भाग गया होगा, वो जो हार्मोनल सिक्रीशन होता है ना। तो ऐसा पोषण जो है परिवारों में पहले होता रहा, ठीक। ममता भाव है, हाँ। और अभी पोषण कैसे होता है, मम्मी थाली लेके पीछे पीछे और बच्चा आगे आगे दौड़ता है, और ये 1 घंटे ये प्रोसेस चलता है, और मोबाइल और टीवी साथ में, उसके हाथ में मोबाइल दे देते रहते हैं, वो उधर देखते रहता वो जैसे, है ना, उसको पता है जब तक ये इसमें लगा रहेगा तब तक ये टुकड़ा आने से मुंह खोल देगा, ठीक। तो इस सारे कर्म कांड को हम देखते हैं तो इसमें बिल्कुल ये दिखाई देता है कि पहले भी और अभी भी सही अर्थों में देखें तो ये शरीर किस अर्थ में है, जब यही पता नहीं होगा तो पोषण भी उस तरह से नहीं हो सकता है। अब बच्चे को माँ जो है खाना खिलाते समय पकड़ में आती है, बाकी समय पकड़ में आएगी नहीं, तो वो बच्चे का माँ के साथ खेलने का जुगाड़ है। तो बच्चा माँ के साथ खेलना चाहता है, उसको पता है वैसे तो पकड़ में आएगी नहीं, और खाना खिलाए बिना ही छोड़ेगी नहीं, तो तब तक वो 1 घंटा उसके साथ खेल लेता है। पत्नी को पति खाने के समय पकड़ में आता है, वो खाना खाने बैठेगा, सुनो जी अब और नहीं चलेगा, है ना, तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा
है? हाँ। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे मतलब उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ये तो घर घर की कहानी है। हाँ। मैं जब आता हूँ घर पे तो मैं देखता हूँ मेरी माँ पे मेरे पास बैठ जाती है खाने के समय, हाँ। फिर वो बताती रहती है आज दिन में इसने ऐसा किया वैसे कि मैंने कहा अभी तो खाने दे भाई, अभी ये खाना ही जहर हो जाएगा, फिर बात कर इधर लेंगे। माँ ने निपटा लिया, अब सोने जाओगे तो बीवी के पास ही जाओगे, फिर वहाँ जाके निपटोगे। तो भाई साहब, गाजियाबाद में अभी एक आईएएस ने सुसाइड किया है ना, 2-1 साल पुरानी बात शायद हो गई या 1.5 साल पुरानी बात हो गई। वो बेचारा वीडियो बना के है ना पोस्ट करके गया कि मेरी माँ और मेरी वाइफ की नहीं बनती और मैं दोनों को बराबर प्यार करता हूँ, है ना। एक आईएएस ऑफिसर, शायद 35 साल 40 साल कुछ उम्र रही होगी, हैं? नहीं, पर उसने सुसाइड गाजियाबाद में किया, सुसाइड गाजियाबाद में किया, है ना। तो मेरी माँ, ना वो माँ को कुछ बोल सकता है ना वो पत्नी को कुछ बोल सकता है, और दोनों ने मिला के उसका सैंडविच बना दिया, है ना। वो बेचारा बीच में से ही, है ना। तो परिवारों के ये सब मामले इतने गंभीर हैं कि वहाँ ना कुछ बोलते बनता है, ना जीते बनता है, ना मरते बनता है ना। ना आदमी माँ को छोड़ सके, ना आदमी पत्नी को छोड़ सके। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं हमारे सोचने की है कि हम कैसे चीज़ों को हैंडल करें। अब इसमें सरकार कुछ करेगी, संविधान कुछ करेगा, या सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा? हाँ, सरकार ही बनाएगी, अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन बैठ के बस नारे लगाएंगे। तो सरकार कुछ करे नहीं करे, देखिए मैं आपको पहले से बता दूं, एआईसीटी में हमारे कुछ मित्र रहे, मैंने कभी उनसे बोला कि यार तुम पैसे खा खा के कॉलेज की परमिशन देते रहते हो, ये कितना ठीक है, और कुछ ठीक क्यों नहीं करते, क्यों ना किया जाए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, बोले देखो हमसे कुछ ठीक की उम्मीद ना करो, कुछ ठीक तुमको समझ में आता है तो जमीन पे कर दो, हम उसको पॉलिसी के रूप में ले लेंगे। ये अंतिम निष्कर्ष है। तो आप सब फिर वही समाज में आप कुछ ठीक करके दिखा दो, जिधर जनमत जाने लगता है उन्हीं चीजों को अडॉप्ट करना सरकारों की मजबूरी होती है ना। ये रोने गाने से काम नहीं चलेगा, ठीक। जिस दिन समाज को ये समझ में आएगा कि अपने बच्चों की शिक्षा हमारी ज़रूरत है ना, कोई कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, साधन की कमी नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है, हम कर ले जाएंगे। केवल हमको ये ध्यान में आने की आवश्यकता है कि हाँ ये हो सकता है, मैं कर सकता हूँ। क्या क्या दिक्कत है, 20 साल लगेंगे। आज लगभग हमारी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट हमसे बात करती है कि हाँ भाई यहाँ भी कुछ शुरू किया जाए। नेपाल के लोग अभी पहुँचेंगे मान लो छत्तीसगढ़, ये कुछ दूर तक चलने के बाद ही आग की तरह फैलने लगता है। अभी की स्थिति भी यही है कि जितनी डिमांड है उतने लोग नहीं हैं, कल ये स्थिति और ज़्यादा बनने वाली है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम समाधान प्रोड्यूस करने के लिए योग्य बन जाएं और दूसरे लोगों को भी योग्य बना सकें। बाकी और कोई कमी नहीं है, बाकी सारा काम वक्त के साथ साथ हो जाएगा। तो चलिए, तो क्या समझ में आया? ज्ञान की रोशनी से ये समझ में आया कि शरीर जीवन के समझने के लिए एक आवश्यक साधन है, इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक आवश्यकता है। ये ज्ञान की रोशनी का मतलब हुआ। फिर शरीर, एक ही माँ से पैदा हुए बच्चों के शरीर वात पित्त कफ के रूप में अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं। तो सभी चीज़ें सभी को समान रूप से सूट करती हैं ऐसा भी नहीं है। पोषण का मामला भी और गहरा मामला है। एक तरफ देश में वो बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, जिनको खाने नहीं मिलता है, और बड़ा वर्ग वो भी है जो ज़्यादा खा के बीमार है। मैं सीधा प्रयोग आपको बताता हूँ स्वस्थ रहने का। खाने की मात्रा 25% कम कर दीजिए, केवल इतना कर दीजिए, आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको ठीक लगने लगी। कुछ नहीं करना, कोई योगा मत करिए, एक्सरसाइज मत करिए, है ना,
केवल खाने की मात्रा 25% कम करके देखिए, 15 दिन के लिए कम करके देखिए, इसमें भी बहुत सारा फर्क पड़ता है। मशीन ओवरलोडेड है। सिंपल, कुछ मत करिए, करके देखिए तो है। हाँ, तो ममता भाव को थोड़ा कम करने की जरूरत है। और लास्ट में जब जब आदमी खाने बच जाता है ना, तो पत्नी को और प्यार आता है, सुनो ये तो ले ही लो, है ना। जब पहले खाना शुरू किया था तब क्यों नहीं दिया था, है ना। वो किसी गेस्ट के यहाँ जाएंगे और लास्ट में, है ना, इसलिए जब भूख आधी रह जाए तब मना करना शुरू कर दो, क्योंकि उसके बाद एक खाना ही पड़ता है। या फिर इतना स्ट्रांग रहें कि भाई मना करके उठ ही जाए। तो मेरे को लगता है कि खाने की मात्रा भी 25% कम कर देंगे तो भी हम लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चलिए, तो माँ से काफ़ी बात हो गई, पिता से बात कर लेते हैं। वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब, वात्सल्य का मतलब बोलो भरत भाई। वात्सल्य पिता का प्यार। दूसरे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी का भाव। दूसरे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी का भाव। देखिए, मौलिक रूप से ये मानव में है ही। जिस भी बात को हम ठीक मानते हैं दूसरे से मनवाने की कोशिश करते ही रहते हैं। लेकिन अभी सही अर्थों में देखें तो जिसको हम समझ कह रहे हैं वो क्या है? अभी जिंदा रहने के धरातल पर जिसको हम समझ कह रहे हैं वो क्या है? मान्यता। और हमारे समझाने का तरीका कैसा है? हम समझाते हैं कि मनवाते हैं? मनवाते हैं। कभी भय के आधार पर, कभी प्रलोभन के आधार पर, कभी आस्था के आधार पर, कभी पद के आधार पर, कभी धन के आधार पर, कभी आयु के आधार पर। इसका मतलब है ना तो हमारे पास समझ है, ना हमारे पास समझाने का तरीका है। तो समझ क्या चीज़ है? समझ क्या चीज़ है? तो समझ दूसरे को देना है कि समझ अपने को आना है? अपने को आना है तो दूसरा हमसे लेने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे को देना नहीं है, वो हमसे लेने के लिए तैयार हो जाता है। जब हमने व्यापक को लेके बातें की हैं तो मेरे को लगता है कि कुछ बातें हम और यहाँ शेयर कर सकते हैं। जैसे व्यापक वस्तु के बारे में हमने चर्चा किया था कि ये अपने आप में क्रिया शून्य है, ये किसी को प्रभावित करता नहीं है, इसको प्रभावित किया नहीं जा सकता है। इसलिए ये महिमा किसकी है? व्यापक वस्तु को हमने ज्ञान के रूप में पहचाना है, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति का भी वही महिमा हमको दिखाई देता है। ज्ञानी व्यक्ति किसी से प्रभावित होता नहीं है, किसी को प्रभावित करता नहीं है। लोग उसके होने मात्र से, उसके होने से लोग प्रभावित होते हैं, वो किसी को प्रभावित नहीं करता है। कितना बढ़िया। व्यापक वस्तु का जो महिमा हम क्रिया शून्यता के रूप में देखते हैं, प्रभावित ना होने, प्रभावित ना करने के स्वरूप में देखते हैं। स्वयं में विश्वास में कमी के साथ व्यक्ति होता है तो वो दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करता है। जितना हम स्वयं में विश्वास की कमी के साथ हैं उतना हम रूप से, बल से, धन से, ज्ञान से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम में स्थिरता आएगी, जैसे जैसे हम अपने घर में वापस आएंगे तो हमको दूसरों को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं होगी। दो ही प्रोसेस हैं, पर प्रभावित होना, स्व प्रभावित होना। जो स्व प्रभावित है वो पर प्रभावित नहीं होता, जो पर प्रभावित है वो स्व प्रभावित नहीं रहता।
हम स्व प्रभावित हो जाएं तो ये दुनिया का जो संकट है, दूसरों की अयोग्यता से पीड़ित होना, है ना, दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में काफ़ी सारा मेहनत करना, इन सब से मुक्ति हो जाए, सही अर्थों में हम ज्ञान से प्रभावित हो पाएँ और दूसरों को भी ज्ञान से चलने के लिए अवसर बन पाए, है ना। तो ऐसा देखते हैं तो अब हमको दोनों का अंतर समझ में आता है। एक व्यक्ति जो स्वयं में विश्वास के साथ है, वो अपने परिवेश में लोगों को गलती करने का अवसर देता है, तो दूसरों के निर्णय स्वयं लिए जाएं, इसकी आवश्यकता नहीं है। सही का प्रस्ताव रखा जाए, उनको सोचने का अवसर दिया जाए, उनको निर्णय लेने दिया जाए। जब उनके निर्णय कहीं गलत साबित होंगे, वो स्वयं सोचने के लिए तैयार होते हैं, इससे उनकी पात्रता में विकास होता है। सही का प्रस्ताव रखते रहा जाए, है ना। जो बाध्यता है ना, इसलिए मैं कह रहा था कि कम से कम हम पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना होगा कि अपने बच्चों के साथ अब उपदेश वाली भाषा को हम मिनिमम कर सकते हैं। ये करो, ये ना करो, यहाँ तुम गलत कर रहे हो, ये खर्चा ठीक नहीं है। चर्चा करें, है ना, चर्चा करें, परिवार की यथास्थितियाँ बच्चों को बताएं और उसको लेके जो भी दृष्टिकोण आपका है उसको रखें, उसको निर्णय लेने के लिए अवसर दें। तो ये संवाद चलता रहेगा तो बचपन में छोटी गलतियाँ करेगा और किसी सही रास्ते को पकड़ लेगा। यदि बचपन में छोटी गलतियाँ करने का अवसर नहीं दिया तो बड़े होकर बड़ी गलतियाँ करेगा, जो कभी कभी इर्रेपेरेबल होती है। डरे हुए माँ बाप बच्चों के सारे निर्णय खुद ही लेते हैं, वो बच्चों को निर्णय लेने का अवसर नहीं देते हैं, है ना। वो गलतियाँ होने की संभावना से ही डरे हुए रहते हैं, इसलिए अनावश्यक बहुत सारी टोका टाकी, अनावश्यक लगातार टिप्पणियाँ, लगातार पैम्परिंग, जिसको सुन सुन के बच्चा फिर आपकी बात का वज़न ही खत्म हो जाता है। आपके व्यक्तित्व का वज़न ही नहीं बचता है, उसका कोई ग्रेविटी ही नहीं बचता है। फिर हम कहते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, क्योंकि आप इतना सुनाते हो, अब कोई काम की बात भी थी उसी बीच में निकल जाती। बढ़िया। तो इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब आती है जब चीज़ें ब्लास्ट हो जाता है, अब संभालना मुश्किल है। ब्लास्ट होने के बाद संभालना मुश्किल है। रोज़ थोड़ा काम करेंगे तो धीरे धीरे काम चलता रहेगा। तो इसको हमने देखा कि समझदारी किसको बोल रहे हैं, समझदारी का प्रोसेस किसको बोल रहे हैं, है ना। जिम्मेदारी का भाव अभी दूसरे को अपने अनुसार चलाना अपने अहंकार का पोषण है, जिम्मेदारी का भाव कोई अलग चीज़ है। क्या फ़र्क है दोनों में? जब मैं अपने अनुसार दूसरों को चलाना चाहता हूं तो मेरे अनुसार ना चलने से मैं नाराज हो जाता हूं। जब दूसरे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी का भाव है, तब मेरे अनुसार ना चलने से मैं नाराज नहीं होता हूं। मैं ये समझ पाता हूं कि अभी ये किस मनस्थिति में है और क्या सहयोग की ज़रूरत है और कितना इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो मैं धैर्य से इंतज़ार कर पाता हूं, क्योंकि मैं अपने भीतर भी समझ पाता हूं कि मैं कैसे किसी बात को मानता हूं और कब मैं किसी बात को नहीं मान पाता। यदि मैं ऐसे ऑब्जेक्टिवली मानने के फिनोमिना को और समझने के फिनोमिना को समझता हूं, क्योंकि समझ मेरे पास भी 0 और 1 नहीं है, एक दिन सुबह उठा और उसके बाद सब कुछ उजाला ही उजाला था, ऐसा नहीं हुआ है। सालों मेहनत की है, सालों अपने पूर्वाभ्यास पूर्वाग्रह से जूझे हैं, धीरे धीरे कोई चीज़ किसी समय में परकुलेट हुई है और धीरे धीरे कोई चीज़ स्थिर हुई है। ऐसे ही मेरा बच्चा भी कोई ऑन एंड ऑफ का स्विच नहीं है। मैंने कह दिया आज के बाद ये नहीं होगा, ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन उधर ऐसी कोई मशीन नहीं है जो ऐसा चलती हो, है ना। तो कोई विचार किसी समय में आदमी सुनता है, किसी समय में वो उसको स्वीकार करता है, किसी समय में अपने पूर्व जो भी स्थितियाँ हैं उसके अनुसार वो उसको ले पाता है। इतना स्पेस हम दे सकें, हमको पता है इतना टाइम लगेगा ही, तो कैसा रहेगा? तो एक खींचतान कम हो जाएगी, बात का वज़न बना रहेगा, परिवार में संवाद की स्थितियाँ बनी रहेंगी, है ना। क्योंकि संवाद की स्थितियाँ टूटी उसके बाद कुछ नहीं होता। बढ़िया।
वात्सल्य। वात्सल्य के बाद कहाँ पहुँचे? कृतज्ञता। ये बहुत, पहले परिभाषा लिख देता हूँ। मेरे समाधान और समृद्धि पूर्वक, इसको और फैला के मैं यदि ऐसा भी कर दूं, कोई मेरे मानव लक्ष्य को पहचानने में, मानव लक्ष्य मतलब हाँ, अब एक आवाज में आने की आवश्यकता है। मानव में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय, प्रकृति में। किस परिवार की बात हो रही है? मेरे परिवार की बात नहीं हो रही है, जनरल है। मानव में समाधान हो जाए, परिवार में समृद्धि, सभी परिवारों में, सभी मानव में समाधान हो जाए, सभी परिवार समृद्ध हो जाएं, समाज में अभय हो जाए, प्रकृति में सहअस्तित्व प्रमाणित हो जाए, इसके लिए मेरी योग्यता। तो मेरी योग्यता का क्या मतलब है? फिर मुझको समाधान संपन्न होना होगा, है ना। फिर मेरे परिवार के साथ मुझको जी के उसको प्रमाणित करना होगा। इस तरह से मेरी उपयोगिता के विस्तार में मैं जाता हूँ। तो मैं मानव लक्ष्य के लिए योग्य हो जाऊं। मानव लक्ष्य के अर्थ में मिले सहयोग के प्रति स्वीकृति, मेरे सहयोग के प्रति स्वीकृति। अभी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसा है? अभी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा है? हाँ, अभी सुविधा के अर्थ में मिले सहयोग के प्रति स्वीकृति का भाव है। अभी की दुनिया में जो मेरे सुविधा पूर्वक जीने में सहयोगी हो जाए, है ना, फिर उसमें मेरी एजुकेशन भी आ जाती है, मेरा करियर आ जाता है, ज़िंदगी में जो भी उपलब्धियां हैं वो सब उसी में आ गई। तो क्या फ़र्क पड़ा? देखिए, फिर से कहूँगा कि मैं यहाँ का तो नहीं कहता, यहाँ की स्थितियाँ आप जानेंगे, लेकिन अक्सर बुजुर्ग परिवार में उम्र बढ़ने के साथ साथ आदमी के भीतर शिकायत बढ़ती है कि आदमी के भीतर प्यार बढ़ता है। बुढ़ापे तक जाते जाते आदमी शिकायत से भर जाता है, किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, सब एहसान फरामोश। ये कॉमन सा फिनोमेना है। क्यों ऐसा हो जाता है ना? जिंदगी भर आदमी किसी ना किसी मोड़ पे किसी की मदद करता है। वो पाता है कि वो जिंदगी भर, मैंने किसी की मदद किया था 1940 में, वो गले में तख्ती लगा के घूमे कि आज मैं जो भी कुछ हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ, परमानेंट बोर्ड लगा ले। इतनी कृतज्ञता हम चाहते। सहयोग सहयोग कैसा दिया था? सीमित या असीमित? सीमित सहयोग दिया था, नौकरी लगवा दी थी, और कुछ आर्थिक सहयोग दे दिया था, कुछ और कभी काम आ गए थे। तो शरीर सापेक्ष सहयोग देते हैं और क्या अपेक्षा करते हैं हम? वो निरंतर कृतज्ञता को व्यक्त करे ता उम्र, ये अपेक्षा है। हाँ, और उसका बेटा भी व्यक्त करे तो ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या चीज़ है ये? ईमानदारी का काम हो गया कि बेईमानी का काम हो गया? सीमित वस्तु के बदले असीमित भाव की अपेक्षा। हाँ, चाहिए शब्द जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन जैसा है, काम नहीं करता है। आप मान कुछ भी लें, आपकी मौज है। सुन लो कि कृतज्ञता मतलब जिसके जीवन में किसी ने कोई भूमिका निभाई समाधान समृद्धि के अर्थ में, तो उस बच्चे के मन में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आएगा ना। अगर वो ये सोच के काम कर रहा है कि भी ये मुझे कृतज्ञ का भाव बना रहे, तो ये तो बड़ा गड़बड़ है।
देखो बच्चे क्या के मन में आएगा, क्या उसमें है ना कि गरीबी में हमको ज़्यादा अपेक्षाएं रहती हैं। जब हमारे घर में ठीक ठाक रहता है तो हमको किससे अपेक्षाएं भी नहीं रहती हैं। जब नहीं, जब दूसरी अपेक्षाएं जब रहती है जब आदमी जीवन स्वयं में विश्वास की कमी के साथ रहता है तब वो अपेक्षाएं ही अपेक्षाएं उसके पास होती नहीं, हैं। जब जीवन में तनाव है और वहाँ किसी ना किसी की मदद कर दी तो आदमी के मन में कृतज्ञता का भाव आते है कि अगर वो नहीं करता तो मैं मर जाता, आत्महत्या करता। ठीक है ना। हाँ। तो उसके मन में जो है वो उसकी स्थिति है। हाँ, बस उसकी रहनी चाहिए। अब मैं अपेक्षा करता हूँ ये मेरी स्थिति है, ये गड़बड़ है। गड़बड़ है, इतना ही समझ में आ जाए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ सीमित वस्तु दे के निरंतर भाव की अपेक्षा अपने आप में गलत अपेक्षा है। इसलिए परंपरा ने इसको दूसरे ढंग से हैंडल करने की कोशिश की कि एक हाथ से दे तो दूसरे को पता ना चले, ऐसा इसको हैंडल करने की कोशिश किया। इसलिए मैं एक बात और पर कहता पता तो चल ही जाता है क्योंकि जीवन तो एक ही है। नेकी कर कुएं में हाँ, डाल। इसलिए मैं एक बात और कहता हूँ हाँ। कि जो गुरु बनने के चक्कर में रहते हैं वो बहुत गड़बड़ है। शिष्य के मन में भाव आना चाहिए कि ये मेरा गुरु है, फिर तो ठीक है। गुरु के मन में भाव मत आए कि मैं गुरु हूँ। हाँ, आप सही आदमी। और मुझे चेला बनाने हैं, है ना, हाँ। मेरा चेला बन जाए, ये चेला बड़ा बनाने गड़बड़ हैं तो गुरु नहीं है, है। हाँ, नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ है कहीं। क्योंकि जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा। चेला बनाना चाहता है इसका मतलब चेला ही है, चेला ही चेला बनाएगा, गुरु तो गुरु ही बनाएगा। लॉजिक तो ठीक काम करता है। देखो इसलिए मैं कहता हूँ जीवन विद्या के बाद वो जीवन विद्या के काम आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता है, पर कोई दूसरा तो उसका शोषण नहीं कर पाएगा, वो दूसरे किसी के काम का नहीं बचेगा। इसलिए लोग जीवन विद्या से डरते हैं। जीवन विद्या से लोग इसलिए डरते हैं कि उसके बाद ये दुकानदारी तो बंद होएगी, तो दुकानदारी तो इसमें नहीं चलेगी, दुकानदारी तो इसमें बंद होएगी। तो जिनको दुकान नहीं चलानी है, जिनको जिंदगी चलानी है, इसलिए उन्हीं का स्वागत है। बढ़िया है। आभार ना, हाँ आभार ना काफ़ी भारी हो जाता है। ये जो कृतज्ञता है इसको आभार बोलते हैं। आभार काफ़ी भारी हो जाता है, इसलिए आप देखेंगे जब तक सर कटाने की नौबत नहीं आए आदमी किसी से हेल्प मांगने के लिए तैयार नहीं होता है। दूसरे से मदद मांगना आदमी को बहुत शर्मनाक लगता है, बहुत अपने आप में पीड़ित होने वाली स्थिति में आदमी होता है, बहुत मजबूरी होती है तभी किसी से हेल्प मांगता है। क्योंकि हेल्प करने वाला अहंकार में जाता है, हेल्प लेने वाला हीनता में जाता है ना। तो खुशी तब है जब हेल्प करने वाला हेल्प करके खुश हो, लेने वाला लेके खुश हो, दोनों में किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स मत हो। तो ये स्थिति जिंदा रहने के धरातल पर नहीं बन सकती है, वहाँ वो अहंकार आएगा ही, क्योंकि उसी की स्थितियाँ हैं। इसलिए कहा कि सही अर्थों में कृतज्ञता का मतलब है मानव लक्ष्य के अर्थ में मिले सहयोग के प्रति, क्योंकि यहाँ आदमी सहयोग देना ही चाहता है और सहयोग देके वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है, अपने लिए उसको अवसर के रूप में मानता है, अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकारता है, अपने में गुणात्मक परिवर्तन के लिए आवश्यक मानता है, अपने प्रमाणित होने के लिए आवश्यक मानता है। यदि ये समझ में आ गया कि मैं जो कुछ भी करता हूँ किसी सुख की तलाश में करता हूँ, मैं मेरे सुखी होने के लिए करता हूँ, इसलिए यदि ये समझ में आ गया तो दूसरे पे एहसान नहीं है। तो फिर आदमी ये सेंटेंस अपने आप में क्लियर होना कि मैं जो कुछ भी करता हूँ मेरे सुखी होने के लिए करता हूँ, ये अपने आप में बहुत सारे झंझट से मुक्ति दिलाता है। ये बहुत सारे झंझट से मुक्ति दिलाता है ना। मैंने तुम्हारे लिए किया था, झंझट खत्म भैया, जब किया था वहीं का वहीं खत्म, हिसाब किताब बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये तो समझ में आता है कि आदमी बाई नेचर ईमानदार है। जब भी उसको कोई भौतिक सहयोग मिला है उस समय उसका भाव कैसे रहता है। जिस क्षण कोई आदमी भौतिक सहयोग पाता है उस समय उसका भाव कैसा रहता है, कृतज्ञता का रहता है कि नहीं रहता है। उस समय वो बहुत थैंकफुल रहता है, कमर झुक जाती है, धन्यवाद करते करते उसको लगता है कि मेरे लिए आपने किया। इसका मतलब है कि क्षणिक का पेमेंट क्षणिक में हो गया था, सीमित वस्तु से सहयोग दिया, उसी क्षण पेमेंट हो गया था। ये बाद में अपेक्षा करना हमारी गलती है। तो एक तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये अनावश्यक है, इससे हम बच जाएंगे। दूसरा ये समझ में आ जाएगा कि जिन लोगों ने असीमता के अर्थ में सहयोग किया, जैसे आज भी बुद्ध, कृष्ण, गांधी
तमाम उन लोगों को हमारे उनके प्रति हम कृतज्ञता अर्पित करते हैं जिनसे हम मिले नहीं हैं, उनके प्रति हम सम्मान को व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि जिनके प्रति भी हमारी ये स्वीकृति है कि मानव जाति के लिए इन्होंने कुछ बेहतर काम किया, उनके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता आती है। तो मूल बात कहने का आशय ये है कि कृतज्ञता को परिभाषित किया मानव व्यवहार दर्शन में, एक सुंदर लाइन है कि मानव का समूचा व्यवहार कृतज्ञता से नियंत्रित है। मानव का सारा व्यवहार कृतज्ञता से नियंत्रित होता है, जिसके प्रति मैं ये स्वीकार करता हूँ कि इससे मेरे को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सहयोग मिला है, उनके प्रति मैं विनम्रता से ही प्रस्तुत होता हूँ, उनके प्रति मैं उस अहोभाव से ही प्रस्तुत होता हूँ। मैं कितना ही बड़ा आदमी से ही उसके सामने मैं, है ना, विनम्रता के साथ प्रस्तुत होता हूँ। तो देखिए, ये अपने आप में एक सोचने लायक बात है जो बीच बीच में हम चर्चा करते रहे हैं। आज की सबसे बड़ी गरीबी ये है कि आने वाली पीढ़ी को ऐसा कोई व्यक्तित्व देखने को नहीं मिलता है जिसके सामने वो सर झुका सके, जिसका वो दिल से सम्मान कर सके। ढूंढिए अपने मोहल्ले में ऐसे कितने लोग हैं जिनके प्रति हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे सम्मान से सर झुकाएं, है ना, उस व्यक्तित्व को जीने की कोशिश करें। ठीक, यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? यदि इसका मतलब है कि एक आदमी के पास अक्षय बल शक्ति है और जवान शरीर की ऊर्जा है और उसके सामने कोई चैलेंज नहीं है, उसके सामने कोई उसकी ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए हमने व्यवस्था नहीं की, तो उसकी ऊर्जा अब कहाँ चैनलाइज होगी? कहाँ चैनलाइज होगी? वो सुख की, वो मनमानी की तरफ जाएगा, वो रिबेलियन होगा, वो, है ना, वो अब कुछ भी करेगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि यदि पूरी की पूरी नौजवान पीढ़ी या पूरे के पूरे जवान लोग या अधिकांश लोग, है ना, कुछ गलती की तरफ जाते हैं या मनमानी की तरफ जाते हैं, इसका मतलब है कि हम कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सके हैं जिसको वो फॉलो कर सके या जिसके साथ वो चल सके। ठीक, तो इससे लगता है कि अच्छा, दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि जवानी में कृतज्ञता के भाव को रोपित करना बहुत मुश्किल काम है और बचपन में कृतज्ञता के भाव को रोपित करना, स्थापित करना बहुत सरल काम है, सहज काम है। हेलो, नेचर ईमानदार है। आपको याद होगा पुराने समय में मोहल्ले में जब रहते थे तो किसी घर में एक सब्जी बनती थी तो वो अपने जिसको भी अपना मानता था उस एक दो घरों में वो सब्जी भेजते थे। वो कटोरी हम खाली लौटाते थे कि भर के लौटाते थे? भर के लौटाते थे, है ना। कोई हमको खाने पे बुला ले, उसके बाद हमको एक ख्याल में रहता ही है कि उनको खाने पे बुलाना है। तो आदमी बाई नेचर ईमानदार है, वो किसी का अपने पास कुछ रखना नहीं चाहता है, बल्कि जितना लिया है उससे ज़्यादा दे के संतोष पाता है। यदि इस बात को ध्यान में रखेंगे तो हमको इस बात पे ध्यान आता है कि यदि एक बच्चा, एक नौजवान व्यक्ति बचपन से लेके जवानी तक यदि उसको लगता है कि वाकई में समाज ने मेरे लिए कोई योगदान, मेरी ज़िंदगी में कोई योगदान किया है, तो उसका भाव कैसा होगा? यदि एक 20 साल के युवा को लगता है कि समाज ने मेरी ज़िंदगी में कोई योगदान दिया है, जब जवान बच्चे घर में गुस्से में ये बोलते हैं कि तुमने किया ही क्या है, ऐसा कभी कभी घर में होता है कि नहीं होता है ना? जब जवान बच्चा ये कहता है कि बार बार क्यों सुनाते हो, किया ही क्या है, सभी करते हैं, तो वो ये नहीं कह रहा है कि आपने कुछ नहीं किया है, वो ये कह रहा है कि मेरे जीने के अर्थ में मेरे को ज़िंदगी की दिशा नहीं है। तो ज़िंदगी को लेके जो अपने फ्यूचर को लेके, अपने वर्तमान को लेके जो घबराहट है, उसकी प्रतिक्रिया में वो ये कह जाता है कि तुमने किया ही क्या है। ठीक, तो यदि एक युवा में, एक 20 साल के युवा में क्यों जीना है, कैसे जीना है की क्लैरिटी होगी और उसकी खुशी, उसका कॉन्फिडेंस उसके साथ होगा, तो उसका भाव कैसा होगा? उसका समाज के लिए भाव क्या होगा? कैसा होगा, है ना। मैंने उन लोगों को देखा जो भारत से लंदन गए
संयोग से कभी संस्थान में एक आध बार ऐसी घटना घटी कि उन्होंने लंदन के बारे कमेंट कर दिया उनके बैठे हुए। तो आदमी ने कहा कि देखो लंदन के बारे, वो हमारे देश के बारे कमेंट, इंडियन है ना, वो कह रहा है कि हमारे देश के बारे कमेंट मत करो आप। एक भारतीय को लंदन में रह के अपना देश लंदन लगता है और वो उसकी बुराई नहीं सुन पाता है। तो उसने कहा कि देखो हम खाली हाथ उस देश में आए थे और हमको खड़ा होने के लिए उस देश ने मदद किया है, इसलिए आप उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब है कि यदि हमको लगता है कि मेरे ज़िंदगी में खड़े होने के लिए, है ना, या तो हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं ने या किसी ने कोई सहयोग किया है, तो उसका भी उसके प्रति कृतज्ञता का भाव बनता है और वो उसको पोषित करे, है ना, ये नेचुरली बनता है। हम कहाँ पहुँचे? हमारे यहाँ आप चर्चा राजनीति पे करो तो उसके बाद क्या चर्चा होने वाली है? उसके बाद किसी ने सब खराब हैं, सब चोर हैं, यही चर्चा होगी। समाज की चर्चा करोगे तो क्या निकलेगा? उसमें भी कुछ ऐसे ही निकलेगा। तो हम कैसे उम्मीद करें कि कोई बड़े परिवर्तन हम देख सकें? क्या करना होगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा? एक बढ़िया सूत्र है, मानव कृतज्ञता रूपी सीढ़ियों से चढ़कर अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छूता है। जो मानव में कृतज्ञता का भाव जितना ज़्यादा है, मुझको कुछ मिला है, लोगों से मिला है, समाज से मिला है, देश से मिला है, तो उसके भीतर लौटाने का भाव उतना ही रहता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर लौटाने का भाव रहता है तो कुछ उसके पास होगा तब लौटाएगा, तो वो बड़ी कोई चीज़ पाता भी है और लौटाता भी है, क्योंकि इसी में वो अपना सुख देखने लगता है। तो क्या करें? इन सारी चर्चाओं का निष्कर्ष क्या निकला? क्या करें? क्या करें? क्या करें? कृतज्ञता है। मानव कृतज्ञता रूपी सीढ़ियों से चढ़कर जिंदगी की ऊंचाइयों को छूता है। जो मानव में कृतज्ञता, तो कृतज्ञता मानव के जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए सबसे बड़ी ऊर्जा है, सबसे बड़ा भाव के फाउंडेशन भाव के रूप में स्वीकारा गया। तो इसका मतलब है कि आने वाली पीढ़ियों में कृतज्ञता का भाव कैसे स्थापित किया जाए? कैसे किया जाए? एजुकेशन में क्या किया जाए? तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अधिकांश बच्चों को बोर लगता है। बाबर मरा था, बाबर कब मरा था, अपने दादाजी कब मरे थे अपने को याद नहीं है, बाबर कब मरा था इसको याद रखो, है ना। तो इसका मतलब है, लेकिन हिस्ट्री को हम बदल सकते हैं और अभी सीबीएसई ने काफ़ी बदला भी है। अब हम इतिहास में पढ़ेंगे भोजन का इतिहास। तो ये खाखरा, फाफरा, ढोकला और सुखेड़ी और, है ना, इडली, बड़ा, सांभर। तो हम क्षेत्रीय भोजन का इतिहास, राज्यवार भोजन का, जिसकी रुचि हो, तो ये भोजन का इतिहास कैसे हुआ, पहले आदमी क्या खाता था, फिर कैसे वो चेंज हुआ और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, इसका भी इतिहास हो सकता है कि नहीं? ये इतिहास कितना बढ़िया होगा, पढ़ते पढ़ते खुशबू आएगी। फिर हम पढ़ सकते हैं खेलों का इतिहास, फिर हम पढ़ सकते हैं एग्रीकल्चर का इतिहास, फिर हम पढ़ेंगे पशुपालन का इतिहास, फिर हम पढ़ेंगे वस्त्र का इतिहास, और क्या पढ़ेंगे? फिर हम पढ़ेंगे मानवीयता का इतिहास। फिर एक कोने में बता देंगे बेवकूफ़ियों का इतिहास। युद्ध के नाम पे कितनी बेवकूफ़ियाँ की हैं मानव जाति ने अभी तक। हम यदि अलेक्जेंडर द ग्रेट पढ़ाएंगे, सिकंदर महान पढ़ाएंगे, वो बेवकूफ़ी थी कि महानता थी, है ना। तो बेवकूफ़ एक कल आपका लड़का घोड़े पे बैठ के निकल जाए सूरत में तलवार लेके, है, क्या होगा उसका? तो बेवकूफ़ी है। तो मानवता का पोषण करना समझदारी है। किसी को लूटना और किसी पे कब्जा करना, है ना, ये तो मानवीयता नहीं है। तो जिन चीज़ों को हम
मानवीयता बोल के, महानता बोल के पढ़ा रहे हैं, हमको उनको ठीक करना पड़ेगा कि ये महानता नहीं है। तो इस रूप में जब सारी एजुकेशन को हम देखेंगे तो देखिए, मेरे को ऐसा भी ख्याल आता है, जब मैं 9th 10th के 9th 10th 11th के आसपास होऊंगा तो मुझको लगता था यार लोगों ने सब काम कर दिया, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, अब क्या करेंगे ज़िंदगी में। तो मेरे को लगता था कोई रिसर्च किया जाए। तो मैं साइंस की बुक के पन्ने पलट के देखता था, यार अपने को भी कोई आइडिया आ जाए, हम भी एक आध रिसर्च कर दें। अब सारी बुक पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता था यार हम क्या करें। तो मेरे को लगता था यार सब काम हो गया, अब कुछ बचा है नहीं करने के लिए। लेकिन ये कितना सुखद हो सकता है जब हम वस्त्र का इतिहास पढ़ाएंगे तो हम ये पढ़ाएंगे कि आदमी ने कहाँ से शुरू किया और आज कहाँ पहुँचा, लेकिन आज भी कपड़े में क्या प्रॉब्लम है। फिर हम मकान का इतिहास पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे कि कहाँ से शुरू हुए कहाँ पहुँचे, पर आज भी मकान में क्या प्रॉब्लम है। उसको पढ़ते पढ़ते किसी को दिख जाएगा, इस प्रॉब्लम को मैं ठीक करूँगा। देखिए, अब तो ये देखना है कि राजस्थान में काम तेज आगे बढ़ेगा कि गुजरात में बढ़ेगा। जबरदस्त सर। ये जो किताबें हैं इसमें इस बारे में आदरणीय नागराज जी कुछ लिख गए हैं? काफ़ी कुछ मटेरियल बहुत है, अलग अलग डायमेंशन कौन से विषय में क्या क्या पढ़ाना, मनुष्य को उत्पत्ति सब से लिख लेके- गए, सब लिख दिया। कंटेंट पे काफ़ी काम हो रहा है और काम करने की ज़रूरत है। सक्षम लोगों को इस काम में लगने की ज़रूरत है ना। तो योग्य लोगों को इस काम में लगने की ज़रूरत है। मानवता को खड़ा करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। अब यात्रा साफ सुथरी दिखाई दे रही है, पर इसको और इवॉल्व करने की ज़रूरत है। तो एक एक सब्जेक्ट के बारे लिख दिया है कि भूगोल में क्या करेंगे, इतिहास में क्या करेंगे, और साइंस में क्या करें, और दर्शन में क्या करें, और है ना, एक एक सब्जेक्ट के बारे क्लियरली लिखा है कि क्या करना है, ठीक, और उस पर काम किया जा सकता है। तो आज समाज में हम सभी लोग, हम में से बहुत सारे लोग बहुत योग्य लोग हैं। हम सब ने एक अच्छी पढ़ाई लिखाई की है। हम सबको दर्शन के पहले हम सबको समझ वाला कंटेंट पूरा पड़ जाए, फिर उसकी रोशनी में शिक्षा का कंटेंट हम कैसे बनाएंगे। फिर हर मोहल्ले में फिर कोई रटी हुई किताबें लोग नहीं पढ़ाएंगे, छपी हुई किताबें नहीं पढ़ाएंगे, वो किताबें बनाएंगे, है ना। इस काम को हमने रायपुर में होते हुए देख लिया, दिल्ली में अपने मित्रों के साथ होते हुए देख लिया। हैप्पीनेस करिकुलम का क्लास 8th का बुक देखिए, मेरे ख्याल से नेट पे उपलब्ध हो गया है। क्लास 8th की बुक देखिए, वो लोगों ने 3 महीने में तैयार की है। अभी उसमें और बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन फिर भी एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है। तो एक विज़न, एक क्लैरिटी हमारी होगी तो लोगों में अलग तरह की, सब लोगों सबकी एक तरह की स्थितियाँ नहीं हैं। हर कोई समझ के कविता लिखेगा, हर कोई समझ के कहानी लिखेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन किसी लोगों का उस तरह का माइंडसेट है, उसको समझ में आएगा तो वो लिखेगा। तो मुझको लगता है कि बहुत काम, मानवता की इमारत खड़ा करने का बहुत कुछ काम होना शेष है। फाउंडेशन का काफ़ी सारा काम हो गया है, इमारत खड़ी करना शेष है। तो एक पीढ़ी, हमसे पहले भी 2 पीढ़ियाँ और हैं जो फाउंडेशन में चली गई। तो हम ये मानते हैं कि हमारी पीढ़ी फाउंडेशन में चली गई, इमारत खड़ा करने की जिम्मेदारी आपके हिस्से में आती है। बढ़िया, शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे कल सुबह 8:30। अनाउंसमेंट अंजू दीदी।